गुड मॉर्निंग। 10th क्लास, चैप्टर 2, पेज नंबर 44, जोग्राफी। हम लोगों ने सारी एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। उसके पहले हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स या व्यापार, रिसोर्स, रिवोल्यूशन के तौर पे इन सब मतलब कुल मिला के चैप्टर में हमने जितने भी प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिलते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया और उसके बारे में सारी जानकारी निकाली। और उसके बाद में लास्ट अपना जो एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था, वाइंड एनर्जी, जो कि पवन चक्की के नाम से हम जानते हैं। अब उसके बाद में बात हो बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी जो कि एक कह सकते हैं आम भाषा में जैसे बायोगैस जो होती है, ये जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं जैसे गोबर है या जैविक खाद के तौर पे हमें सड़े गले जो भी जैविक चीज़ें मिलती हैं तो उनके जो इकट्ठा करके उनको बायोगैस के रूप में उसको उत्सर्जित करते हैं या उसका ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये जो बायोमास ऊर्जा जो होती है ये गैस और विद्युत दोनों रूप से प्राप्त हो सकती है। हमें गैसीय रूप में भी प्राप्त हो सकती है और विद्युत रूप में। गैसीय रूप में हम उससे खाना बना सकते हैं, विद्युत रूप से हम उसे घर के कामों में और भी लाइट के द्वारा उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो गैस का उत्पादन होता है जैसे गोबर है या मनुष्य का जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी ह्यूमन एक्सीडेंट या ऑर्गेनिक वेस्ट है तो इसके जो प्रोड्यूस होते हैं तो ये इससे जो ऑक्सीजन रहित जो वातावरण बनता है, ये जो चीज़ें रहती हैं वो सड़ी गली होती है परंतु इनमें जो ऑक्सीजन रहित रहता है क्योंकि इन चीज़ों से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इन चीज़ों से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है और मीथेन गैस बहुत सस्ती पड़ती है जिससे जलने से प्रदूषण नहीं होता है। और ये जिसको हम बायोमास या बायोगैस कह सकते हैं। इसके उत्पादन के बाद जो कुछ शेष बचता है या वो पौधों के खाद के रूप में काम लाया जा सकता है। और हमारे देश में जो बायोगैस के जो प्लांट है वो उसको उत्पादन की जो क्षमता है वो 19,500 मेगावाट है और अब वर्तमान में इसका उत्पादन 292 मेगावाट हो गया है ना। तो भारत के जो महानगरों को इस ऊर्जा का विकास हेतु इनको चिन्हित मतलब इनको आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर हज़ारों टन में जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वो बायोगैस के रूप में या बायोगैस प्लांट जो लगाया जाए जिससे उनको शहरी लोगों को इसकी सुविधाएं प्राप्त हो सके। उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो ज़मीन के अंदर जो ऊष्मा प्राप्त होती है या जो ताप निकलता है या गर्माहट निकलती है जो, क्योंकि आप लोगों को सभी को मालूम है कि ज़मीन ज्वालामुखी जो निकलता है वो लावा आप अनुमान से भी परे है क्योंकि उसकी जो ऊष्मा या जो उसकी गर्मी रहती है जो ज्वालामुखी में लावा बन के उत्पन्न होता है वो तापीय ऊर्जा होती है या जियोथर्मल एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊष्मा देती है या गर्मी देती है जिसका उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक होता है और ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में काम करती है। तो ये जो उत्पादन है हमारे पृथ्वी में देखा जाए तो कुछ जो पानी के जो स्रोत हैं वो भी गर्म होते हैं और जलाशय जो इनको बोलते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो जलाशय हैं 340 जलाशय हैं भारत में और यहाँ पे विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जलाशय हैं। ये तो ये जैसे पश्चिम हिमालय, पश्चिमी समुद्री तट पे जम्मू कश्मीर में पुगा है ना, जम्मू कश्मीर में पुगा या हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत जो घाटियाँ हैं वहाँ पर या पश्चिमी तट पर जो ये तो बहुत तापीय ऊर्जा निकलती रहती है और इसे ऊर्जा का उत्पादन जो कर रहे हैं सरकार इनको बहुत ज़्यादा उपयोग में लाने वाली है। जैसे छत्तीसगढ़ में ताता पानी के नाम से जो
विद्युत प्लांट है या इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है जहाँ पर 300 किलोवाट की जो बिजली उत्पादन होती है, और ये भूतापीय जो विद्युत उत्पादन की संभावना, या जो भारत के राष्ट्र वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने एक जो संस्था बनाई है, ये जो प्लांट बनाया है वो हैदराबाद में इनका स्थापित किया है। और ये जो गैर पारंपरिक है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स जो एनर्जी जो फील्ड है, वो भारत में और भी एक दूसरी स्तर पे टेडल एनर्जी के नाम से भी उसमें काम कर रही है। और इसके जो शक्ति का जो कन्वेंशन पावर जो रिसोर्स है, शक्तियों का संरक्षण है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में एनर्जी का बहुत, जिस तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य की लाइफ में जो एनर्जी होती है या जो ऑक्सीजन होती है वो एनर्जी का काम करती है, इसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था में भी जो एनर्जी होती है वो उस प्राणवायु की तरह, तो मतलब कह सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के जैसे कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से बिना एनर्जी के या बिना संसाधन के देश भी आगे ठीक उसकी अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, या परिवहन या व्यापार किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये बिना शक्ति संसाधन के या बिना पावर रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स के बिना इसका संचालन नहीं हो सकता है। तो देश के जो जितने भी एनर्जी संसाधन हैं, इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, इनको बचा के रखना बहुत आवश्यक है, जिससे मनुष्य जो और भी जो एनर्जी वाली जो आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति अच्छे से कर सकें, क्योंकि जब शक्ति के स्रोत भविष्य में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उनकी अगर वही नहीं रहेंगे, या वही जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो नहीं रहेगी तो क्या हम अपने देश को या देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं? तो नहीं। तो हमें मुख्य तौर पे ये कहना चाहिए कि जो पृथ्वी से निकलने वाले रिसोर्स हैं या जो हमें संसाधन मिले हैं वो हमेशा हम बचा के रखें और उनको कम से कम क्षतिग्रस्त होने दें, ताकि हमारे देश की तरक्की भी हो सके। इनको और जो चीज़ें कह सकते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनको हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा इसका जो कि जिन स्रोतों को हम उसका विकास हम जल्दी तेज़ी से कर सकते हैं तो उनका नवीनीकरण करना चाहिए। जो देश में जो उत्पादन वाली जो ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है उसको कम से कम खर्च करना चाहिए। और चौथा है जो ऊर्जा संसाधन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसके प्रति सभी की जागरूकता होना चाहिए और उसको बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पांचवा ये है कि प्रदूषण रहित जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका उत्पादन मतलब कुल मिला के कि जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ऐसा हमें उत्पादन अधिक से अधिक करना चाहिए। तो ये सारी शक्तियों को जो देखा जाए तो आवश्यक पूर्ति के लिए साधन ही नहीं बल्कि समृद्धि के लिए या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और इसके साथ चूज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख लीजिएगा और मिस द कॉलम। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर हैं और लॉन्ग आंसर हैं। तो व्हाट इज़ अ, एक सेकेंड मैं वेरी शॉर्ट भी दे, वेरी शॉर्ट इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसके हम कल देख लेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज इन इंडिया।